गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टीडीएस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। पूरी नॉलेज हम टीडीएस की लेने वाली हैं। ये जो वीडियो है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे टीडीएस आखिर होता क्या है, जिसमें हम टीडीएस का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, टीडीएस का स्ट्रक्चर समझेंगे कि टीडीएस वर्क कैसे करता है, इसकी रेट्स क्या होती हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, इन सारी चीजों को हम समझ लेंगे। उसके बाद में हम समझेंगे कि अगर हमारे ऊपर टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हमें उसकी कंप्लायंसेस कैसे करनी है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो अगर आप टीडीएस डिडक्ट करने के लायबल हो तो आप उसको गवर्नमेंट को पे कब करोगे, आप टीडीएस का रिटर्न कब फाइल करोगे, उसकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं, उसके रेलिवेंट फॉर्म्स क्या होती हैं, उसको हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। इसके बाद अगर कोई पर्सन टीडीएस की कंप्लायंसेस नहीं करता है, रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, बट उसकी टीडीएस की कंप्लायंसेस नहीं करता है, तो उस केस में उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट लगेगी, क्या पेनल्टी होगी, जेल के प्रोविजन भी हैं, सारी चीजों को हम समझेंगे। ये जो वीडियो है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग होने वाली है, तो सारे नए सेक्शंस हैं, नई लिमिट्स हैं, इसमें सब कुछ नया है एकदम। बजट 2026 ने भी टीडीएस के प्रोविजंस में अमेंडमेंट की थी, उन सारी अमेंडमेंट्स को भी हम आज की इस वीडियो में कंसीडर करके चलेंगे। इसके साथ ही अगर आप 1 अप्रैल 2026 से टीडीएस को डिडक्ट करने जा रहे हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टीडीएस डिडक्ट करने की, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसके साथ ही जिन पर्सन को टीडीएस की बिल्कुल जीरो नॉलेज है, उनको टीडीएस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि टीडीएस होता क्या है, तो ये वीडियो जरूर देख लें क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपको टीडीएस की कंप्लीट नॉलेज होने वाली है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए होता क्या है, किसी भी साल की 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर हमारा पूरा चलता है। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर हम इनकम को अर्न करते हैं। फिर जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है 31 मार्च को, उसके बाद आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक हम अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। जब हम अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो इस वाले केस में हमने इस साल जितनी भी इनकम अर्न की है हम उसको कंप्यूट करते हैं। ये जो इनकम होती है फिर हम उस पर टैक्स को कैलकुलेट करते हैं और जो टैक्स हमारा आता है वो हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इनकम तो इस साल अर्न करते हैं पर उस पर जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को 1 से 1.5 साल बाद जाकर मिलता है। बट गवर्नमेंट तो चाहती है कि हम जैसे जैसे इनकम को अर्न कर रहे हैं वैसे वैसे ही हम उसको साथ के साथ टैक्सेस भी पे करते चले जाएं, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस भी बनाए हैं जिसके थ्रू वो हमसे इसी फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम को अर्न कर रहे हैं, साथ के साथ टैक्स भी वसूलती जाती है, जैसे कि टीडीएस के थ्रू, टीसीएस के थ्रू, एडवांस टैक्स के थ्रू। तो टीडीएस क्या होता है? टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जब किसी पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते ही टैक्स डिडक्ट हो जाता है उसको बोला जाता है टीडीएस। तो इस केस में क्या होता है कि जब कोई पर्सन इनकम को पे करता है तो इनकम को पे करने से पहले ही वो उसके टैक्स को डिडक्ट कर लेता है और नेट अमाउंट सामने वाले पर्सन को पे करता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है टीसीएस का, मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इस केस में क्या होता है, जब भी हम कोई स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर करते हैं तो उस एक्सपेंडिचर के साथ में हमको टीसीएस भी पे करना होता है। जैसे कि इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि अगर हम 10 लाख से ज्यादा की कार परचेज करते हैं तो कार शोरूम वाले को कार की प्राइस के साथ साथ टीसीएस का अमाउंट भी पे करते हैं। अगर आपने कार खरीदी हो तो आप उसका बिल चेक कीजिएगा, उसमें आपको टीसीएस का अमाउंट दिखेगा। कार शोरूम वाले क्या करते हैं, उस टीसीएस के अमाउंट को हमसे कलेक्ट करके हमारे बिहाफ पर गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट होता है एडवांस टैक्स का। तो अगर इस साल आपकी एस्टिमेटेड टैक्स 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का बनता है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है। इस केस में हम जैसे जैसे इनकम अर्न करते हैं वैसे वैसे हम 4 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स पे करते चले जाते हैं। एडवांस टैक्स के बारे में अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए, इसकी ड्यू डेट्स, इसकी इंस्टॉलमेंट, बेसिक से लेकर कंप्लीट एडवांस टैक्स अगर आपको समझना है तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, लिंक आपको आई कार्ड में दिख रहा होगा, आप वहां से जाकर उसको चेक जरूर कर सकते हैं। नई वीडियो है इस पर इनकम टैक्स एक्ट 2025, तो 1 अप्रैल 2026 से आपके लिए रेलिवेंट होने वाली। तो आज की इस वीडियो में हम टीडीएस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने वाले हैं कि टीडीएस आखिर होता क्या है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक बिजनेस करते हैं
जिसको रन करने के लिए उन्होंने एक लैंड को किराए पर ले रखा है मिस्टर वाई से, जिसका वो मिस्टर वाई को 1 लाख रुपए पर महीने का रेंट भी पे करते हैं। अब मिस्टर एक्स क्या करते हैं, 1 लाख रुपए जब वो रेंट पे करने की बारी आती है तो उसमें से 10,000 रुपीज 10% की रेट से 10,000 रुपीज का जो टीडीएस है वो डिडक्ट कर लेते हैं और नेट 90,000 रुपीज पर मंथ मिस्टर वाई को पे करते हैं। मिस्टर वाई क्या होता है कि जब 31 मार्च एंड हो जाती है, साल एंड होने के बाद में जब वो अपना आईटीआर फाइल करने बैठते हैं तो इस केस में वो अपनी रेंटल इनकम शो करते हैं जो उनको मिस्टर एक्स से मिलती है। कितना, 1 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से उनको 12 लाख रुपए की रेंटल इनकम हो रही होती है, इस साल अर्न करते हैं वो। इसके साथ ही वो अपने अदर इनकम को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो उनकी टोटल इनकम आ जाती है। अब इस टोटल इनकम पर वो टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज उनका टैक्स आता है 1,40,000 रुपए, बट यहाँ पर वो इस साल ही 10,000 रुपए पर महीने के हिसाब से 1,20,000 रुपए का तो टीडीएस ही पहले ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो जो टैक्स इस इनकम पर जो टैक्स वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसको वो माइनस कर देंगे और उसके बाद में नेट टैक्स अभी 20,000 रुपए और बन रहा है जो कि गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये 20,000 रुपए अब ये गवर्नमेंट को आईटीआर फाइल करते टाइम पे कर देंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इनका जो टैक्स है वो बन रहा है 10,000 रुपए, पर इनका टीडीएस कितना डिडक्ट हो चुका है, 1,20,000 रुपए। तो यहाँ पर वो टीडीएस की फॉर्म में टैक्स एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं तो यहाँ पर वो 10,000 रुपए का रिफंड क्लेम कर लेंगे। अब मिस्टर एक्स क्या करते हैं, जो 10,000 रुपए पर मंथ डिडक्ट करते हैं इनकी रेंटल इनकम में से वो हर महीने गवर्नमेंट को पे करते चले जाते हैं। तो इससे गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या होता है कि जो टैक्स गवर्नमेंट को साल खत्म होने के कुछ महीनों बाद जाकर मिलता, वो टैक्स अब गवर्नमेंट को थोड़ा थोड़ा करके ड्यूरिंग द ईयर ही एवरी मंथ उनको गवर्नमेंट को मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो पर्सन टीडीएस को डिडक्ट करता है उसको बोला जाता है डिडक्टर और जिस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसको बोला जाता है डिडक्टी। टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किस पर्सन की होती है, जो पर्सन इनकम को पे कर रहा होता है, जो पेयर होता है उसी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर इस पर्सन ने टीडीएस को डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट कर लिया था बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी, इस पर्सन को पकड़ेगी। असेसी इन डिफॉल्ट किसको बोला जाएगा, इस पर्सन को बोला जाएगा। मिस्टर वाई से गवर्नमेंट टीडीएस के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोलेगी। इसके बाद में जब मिस्टर वाई है जब वो अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो वो अपनी टोटल इनकम जो रेंटल इनकम है वो कितनी शो करेंगे, 90,000 नहीं 1,00,000 रुपीज। तो ग्रॉस इनकम जो है वो शो की जाती है। टीडीएस इनको जो नेट है वो 90,000 रुपीज मिल रहे हैं बट आईटीआर फाइल करते टाइम ये अपनी ग्रॉस इनकम को शो करेंगे 1,00,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 12,00,000 रुपीज। इस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर ये जो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं इन फॉर्म ऑफ टीडीएस इसको ये एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जो टीडीएस का स्ट्रक्चर है वो पूरा वर्क करता है। अब टीडीएस के कॉन्सेप्ट को इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या था, पर्पस ऑफ टीडीएस क्या होता है, टू इंश्योर रेगुलर टैक्स कलेक्शन। गवर्नमेंट को 10,000 रुपए हर महीने का टीडीएस मिल रहा है, गवर्नमेंट को 1,20,000 रुपए के लिए पूरे साल एंड होने के बाद का वेट नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो रेगुलर टैक्स कलेक्शन हो रहा है टू प्रिवेंट टैक्स एवेजन। अब यहाँ पर 1,00,000 रुपए जो मिस्टर वाई की इनकम थी वो टीडीएस के थ्रू क्या हो गई, कैप्चर हो गई। तो यहाँ पर मिस्टर वाई अब अपनी इनकम को हाइड नहीं कर सकते हैं टू वाइडन टैक्स बेस। अब मिस्टर वाई को क्या करना होगा, 1,20,000 रुपए का जो टीडीएस उनका डिडक्ट हो चुका है इसको क्लेम करने के लिए इनको अपना आईटीआर फाइल करना होगा और आईटीआर फाइल करने के साथ में ये क्या करेंगे, अपनी जो अदर इनकम है उसको भी शो करेंगे। तो इससे जो टैक्स का बेस है वो भी बढ़ गया। कन्वीनियंस फॉर टैक्स पेयर्स के लिए भी कन्वीनियंस है। मिस्टर वाई को साल खत्म होने के बाद में इकट्ठा जो लाखों रुपए का टैक्स पे करना होता वो उनका पर मंथ थोड़ा थोड़ा करके वैसे ही डिडक्ट हो रहा है तो इकट्ठा जो टैक्स का बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है। ट्रैकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, अब होता क्या है कि मिस्टर वाई का मिस्टर एक्स ने जो टीडीएस डिडक्ट किया इसके साथ अगर उनका किसी और इनकम में भी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो एक फॉर्म होता है फॉर्म 26AS। ये जो फॉर्म होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मिलता है। इस फॉर्म 26AS में आपका कहीं भी किसी भी पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट किया होता है तो सारे इसी फॉर्म में शो हो जाते हैं। 1 अप्रैल 2026 से सारे जो फॉर्म्स है वो चेंज हो चुके हैं क्योंकि नया इनकम टैक्स एक्ट आया है तो उसके नए रूल्स आए हैं, रूल्स ने सारे फॉर्म्स को चेंज कर दिया है। तो 1 अप्रैल 2026 से ये जो फॉर्म है वो फॉर्म 168 बोला जाएगा। तो फॉर्म 168 में आपको सारे टीडीएस जो है वो शो हो रहे होंगे जहां भी आपके डिडक्ट हुए होंगे। तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और ट्रैकिंग भी होती रहती है। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि मिस्टर एक्स ने जब रेंट का एक्सपेंडिचर किया, रेंट पे किया तो मिस्टर
एक्स ने टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में मिस्टर वाई को किया। अब मिस्टर एक्स तो इस तरह के कई सारे एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे, एक दिन में पर्सन कई तरह के एक्सपेंडिचर करता है, बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर भी करते होंगे, शॉपिंग कराने लेकर जा रहे हैं बच्चों को, वो भी एक खर्चा है, घर का राशन लेकर आ रहे हैं, वो भी एक खर्चा है। तो टीडीएस आखिर डिडक्ट किस पर होता है, क्वेश्चन ये आता है। तो देखिए जनरल रूल क्या होता है कि टीडीएस हमेशा बिजनेस और प्रोफेशन का एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हो तो ही डिडक्ट किया जाता है। पर्सनल एक्सपेंडिचर पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। दो चार कुछ एक्सेप्शन है जहां पर पर्सनल एक्सपेंडिचर पर भी डिडक्ट हो जाता है, बट जनरल रूल क्या है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस और प्रोफेशन का एक्सपेंडिचर करता है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ सकती है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे पर्सन है मिस्टर एक्स जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है। ये जो बिजनेस और प्रोफेशन का एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, एक एचयूएफ भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। तो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर्सन पर आती है, क्या इंडिविजुअल पर आती है, कंपनी पर आती है, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसके लिए आपको अपना स्टेटस चेक करना पड़ता है कि आखिर आप है कौन। आपको सबसे पहले चेक करना होगा क्या आप इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है। अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं तो आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल तभी आएगी अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हो और लास्ट ईयर आपके बिजनेस कर रहे हैं तो टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर गई हो, और प्रोफेशन कर रहे हैं तो जो आपकी ग्रॉस रिसीट है वो आपकी 50 लाख रुपीस को एक्सीड कर गई हो। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में अगर किसी साल आपकी टर्नओवर या फिर प्रोफेशनल है तो जो ग्रॉस रिसीट है वो 1 करोड़ या 50 लाख को एक्सीड कर गई है, तो अगले साल की 1 अप्रैल से ही आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई और पर्सन है, जैसे कि आप फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, एओपी, बीओआई, 1 पर्सन कंपनी है, कोई और पर्सन है, तो आपको फर्स्ट डे जब से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसी दिन से आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसके बाद अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर आप किसी पर्सन को सैलरी पे करते हैं तो भी आपको हमेशा टीडीएस डिडक्ट करना होता है, चाहे आप अपने ऑफिस के स्टाफ को सैलरी पे करें या फिर आप अपने घर के स्टाफ को सैलरी पे करें, आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। बट वो तभी डिडक्ट करना होता है जब आप इतनी सैलरी पे कर रहे हो कि सामने वाले की इनकम पर टैक्स जो है वो बन रहा हो। तो एम्प्लॉय के केस में जो पर्सन सैलरी पे कर रहा है, चाहे वो किसी को भी पे कर रहा है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो बिजनेस और प्रोफेशन करता हो या ना करता हो, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी हो, अगर आप सामने वाले पर्सन को इतनी सैलरी दे रहे हो कि उसकी इनकम पर टैक्स बन रहा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो ये तो हो गया सैलरी के केस में आपको हमेशा टीडीएस डिडक्ट करना होता है अगर सामने वाले का टैक्स बन रहा हो। सैलरी के अलावा कोई और खर्चा है, टीडीएस आपको तभी डिडक्ट करना है बिजनेस और प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर पर जब आपका जो टर्नओवर है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट को, लास्ट ईयर स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर गया हो। ठीक है, और इसके अलावा कोई अदर पर्सन है तो आपको हर केस में टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो देखिए अगर आप ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ है जो कि बिजनेस और प्रोफेशन करते ही नहीं है, मतलब आपका बिजनेस और प्रोफेशन का खर्चा ही नहीं है, तो टीडीएस की बात ही नहीं आती। या फिर ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ है बिजनेस और प्रोफेशन तो कर रहे हैं बट लास्ट ईयर की आपकी टर्नओवर जो है वो कम है, इस लिमिट को एक्सीड नहीं हुई है, या लास्ट ईयर आपका कोई बिजनेस ही नहीं था, आपने इसी साल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इस केस में आपको स्मॉल इंडिविजुअल और एचयूएफ बोला जाता है और गवर्नमेंट आपके ऊपर टीडीएस की कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालना चाहती। क्लियर। तो इसका मतलब अगर आप ये स्पेसिफाइड पर्सन है और आप बिजनेस और प्रोफेशन का खर्चा कर रहे हैं तो आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बिजनेस और प्रोफेशन में तो कई तरह के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, जैसे कि रेंट का पेमेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, पेट्रोल एंड डीजल हो गया। तो इस तरह के अलग अलग एक्सपेंडिचर हम करते हैं। तो क्या जितने भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं सारे एक्सपेंडिचर्स पर हमको टीडीएस डिडक्ट करना है? देन आंसर इज नो। इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने टीडीएस के 2 सेक्शंस बना रखे हैं, सेक्शन 392 एंड सेक्शन 393। सेक्शन 392 कहता है कि अगर आप किसी पर्सन को, अगर आप एम्प्लॉयर हो, सामने वाले पर्सन को सैलरी पे करते हो, सैलरी इतनी पे करते हो कि उसकी इनकम पर टैक्स आ रहा है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में पेमेंट करना होता है। सेक्शन 393 ने क्या किया है, टेबल दी हुई है
उस टेबल पर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो स्पेसिफाई किए हुए हैं, सीरियल नंबर डालकर। सीरियल नंबर 1 में एक अलग एक्सपेंडिचर है, 2 में एक अलग एक्सपेंडिचर है, 3, 4 ऐसे ना जाने कितने सीरियल नंबर्स हैं। ठीक है, हर एक सीरियल नंबर में एक एक्सपेंडिचर स्पेसिफाई किया हुआ है, उसके साथ में एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई है और उसके साथ में टीडीएस की रेट दी हुई है। तो अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन का एक्सपेंडिचर करते हो, सैलरी का करते हो, तो वो 392 में आ जाता है। अगर कोई अदर एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको पहले सेक्शन 393 चेक करना होगा, उसमें देखना होगा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है क्या इस सीरियल नंबर में कवर हो रहा है। अगर वो एक्सपेंडिचर लेट सपोज इसमें कवर हो जाता है तो आपको फिर ये चेक करना होगा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है। अगर इस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम का एक्सपेंडिचर करते हो या फिर आपका एक्सपेंडिचर इस लिस्ट में ही नहीं है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होता। बट आप एक स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर करते हो, उस लिमिट से ज्यादा का एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो फिर आपको जो रेट दी होती है टेबल में उस रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। फिर नेट अमाउंट टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट आपको सामने वाले पर्सन को पे करना होता है। क्लियर। अब यहाँ पर इस लिस्ट में कौन कौन से एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, काफी सारे एक्सपेंडिचर है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर को हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन अपने कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करता है बिजनेस और प्रोफेशन में और वो जो पेमेंट है वो 20,000 रुपए से ज्यादा का कर देता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसको 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन में रेंट पे करते हो, प्लांट एंड मशीनरी आपने किराए पर ली जिसका आप 50,000 रुपए पर महीने से ज्यादा का रेंट पे करते हो, या फिर आपने लैंड एंड बिल्डिंग ली 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का रेंट पे करते हो, 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होता है। कोई बैंक है जो फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट पे करती है और वो इंटरेस्ट कितनी है, सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट दे देती है इन अ फाइनेंशियल ईयर, या फिर आप नॉन सीनियर सिटीजन है आपको 50,000 रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट बैंक से मिल रही होती है, तो बैंक क्या करती है, पहले 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करती है और उसके बाद में नेट इंटरेस्ट पे करती है। सेविंग बैंक की इंटरेस्ट पर कभी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। अगर आपने बॉन्ड या डिबेंचर्स होल्ड कर रखे हैं जहां से आपको इंटरेस्ट मिलती है और वो एक साल में 10,000 से ज्यादा की मिल रही है, तो 10% की रेट से पहले कंपनी टीडीएस डिडक्ट करेगी, फिर नेट अमाउंट आपको पे करेगी। डिविडेंड आपको मिलना होता है अपने शेयर्स पर, तो उस वाले केस में कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, 1 रुपए का भी डिविडेंड अगर मिलेगा तो 10% की रेट से पहले टीडीएस डिडक्ट होगा, फिर नेट डिविडेंड आपको मिलेगा। अगर आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट करते हो, अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज ली उस वाले केस में अगर इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा का आपने कर दिया, या फिर पेमेंट तो छोटे छोटे हैं पर पूरे साल में आपने एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर दिया, तो इस केस में टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आपको देखना है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर है कौन, इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है, इसके अलावा कोई और पर्सन है, कंपनी है, फर्म है, तो 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप प्रोफेशनल फीस का पेमेंट लेते हो, आपने अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए सीए की, सीएस की, लॉयर की, किसी आर्किटेक्चर की, इंटीरियर डिजाइनर की अगर आपने सर्विसेज ली, उस वाले केस में 50,000 रुपए साल में 50,000 रुपए से ज्यादा का आप पेमेंट कर रहे हो तो 10% की रेट से पहले आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, फिर नेट पेमेंट आपको करना होगा। इसी तरह से आपने टेक्निकल फीस, टेक्निकल सर्विसेज ली, 50,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो एक साल में, 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर कोई कंपनी डायरेक्टर की फीस का पेमेंट कर रही है, जैसे डायरेक्टर की सिटिंग फीस, याद रखना है यहाँ पे सैलरी कवर नहीं होगी, सैलरी हमेशा 392 में कवर होती है, तो यहाँ पे अदर फीस है जैसे कि सिटिंग फीस, उस केस में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अगर आप 1 रुपए का भी डायरेक्टर को पेमेंट करोगे तो 10% की रेट से पहले कंपनी टीडीएस डिडक्ट करेगी, फिर पेमेंट करेगी। अगर कोई पर्सन क्या करता है, गुड्स की परचेज करता है, एक पर्सन से 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड्स एक साल में परचेज कर लेता है, 0.1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करके फिर पेमेंट करना होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, तो उस वाले केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर जब आपको पेमेंट करता है तो वो क्या करेगा, पहले 0.1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा, फिर आपको नेट अमाउंट पे करेगा। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 1 रुपए के पेमेंट पर भी टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास। अगर आप कौन हो, पार्टनरशिप फर्म हो और आप अपने पार्टनर को पेमेंट करते हो, तो पार्टनरशिप फर्म जब अपने पार्टनर को, किसी पार्टनर को पेमेंट करिए, चाहे वो सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन कुछ भी नाम दे दे, अगर वो टोटल पेमेंट एक साल में एक पार्टनर को 20,000 रुपए से ज्यादा का कर रही है तो पहले उसको 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा, फिर नेट अमाउंट पार्टनर को पे करना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टीडीएस का सेक्शन है, इस केस में क्या होता है कि अगर आप बैंक के पास जाकर
या पोस्ट ऑफिस के पास में आपका अकाउंट है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास आपका अकाउंट है, तो आप अपने एक अकाउंट से या एक से ज्यादा अकाउंट से अगर आप कैश विड्रॉल कर लेते हो, 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल कर लेते हो, लेट्स सपोज बैंक के पास जाकर 1 करोड़ से ज्यादा का आप कैश विड्रॉल कर रहे हो एक साल में, तो बैंक 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगी, फिर नेट कैश आपको जो है वो पे करेगी, ठीक है। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कैश विड्रॉल करती है तो उस वाले केस में 3 करोड़ से ऊपर की ज्यादा कैश विड्रॉल पर 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है, फिर नेट अमाउंट आपको पे किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लिस्ट है वो काफी लंबी है, काफी सारे एक्सपेंडिचर हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे सेक्शंस हम 1 बाय 1 डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अपनी अदर वीडियोस में। तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या समझा कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन होता है वो बिजनेस और प्रोफेशन का एक्सपेंडिचर करता है, और वो एक्सपेंडिचर भी कौन सा है जो कि स्पेसिफाई कर रखा है, सेक्शन 393 में स्पेसिफाई कर रखा है, तो हमको जो रेट उसमें दे रखी है उस रेट से पहले टीडीएस डिडक्ट करना होता है, फिर सामने वाले पर्सन को अमाउंट पे करना होता है। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अगर आप ये वाले इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं हो, अगर आप स्मॉल इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, स्मॉल इंडिविजुअल और एचयूएफ का मतलब क्या, या तो आप बिजनेस और प्रोफेशन ही ना करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो, या फिर बिजनेस और प्रोफेशन तो किया बट क्या हुआ, लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो इस लिमिट को एक्सीड नहीं हुआ, या लास्ट ईयर आपका कोई टर्नओवर ही नहीं था। इस केस में स्मॉल इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 4 एक्सपेंडिचर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर वो पेमेंट आप करोगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कौन सा पहला एक्सपेंडिचर है कि अगर आप रेंट पे करते हो लैंड एंड बिल्डिंग का, कितना 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का आप रेंट पे कर रहे हो तो 2% की रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो देखिए लेट्स सपोज आप सैलरीड पर्सन हो, आपने फ्लैट रेंट पर ले रखा है और उसका रेंट 50,000 रुपीज से ज्यादा का आप पे करते हो पर मंथ, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी होती है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, फिर नेट अमाउंट आपको अपने ओनर को पे करना होता है। तो दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर वगैरह में आजकल 50,000 रुपीज का रेंट कोई बड़ी बात नहीं है, तो टेनेंट को यहाँ पर ध्यान रखना होता है टीडीएस का ये वाला प्रोविजन। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करते हो, लैंड बिल्डिंग को अगर आप परचेज कर रहे हो, 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, तो 1% की रेट से पहले टीडीएस डिडक्ट करना होता है, फिर नेट अमाउंट आपको पे करना होता है। एग्रीकल्चर लैंड पर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट करते हो, आपने अपने घर बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसकी पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने मैरिज सेरेमनी को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसका आप 50 लाख रुपए एक साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हो, 2% की रेट से पहले टीडीएस डिडक्ट करना होता है। प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करते हो साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा, तो 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप वर्चुअल डिजिटल असेट का पेमेंट करते हो 50,000 रुपए से ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो 1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करके फिर नेट पेमेंट आपको करना होता है। तो ये एक्सपेंडिचर कौन से हैं, बाय स्मॉल इंडिविजुअल और एचयूएफ। आपको याद रखना है कि स्मॉल इंडिविजुअल और एचयूएफ कौन होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा था फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि टीडीएस पूरा वर्क कैसे करता है, टीडीएस किसको डिडक्ट करना होता है, किन किन एक्सपेंडिचर पर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब अगर आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो फिर आपको क्या क्या कंप्लायंसेस उसके लिए करनी होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, 10 नंबर लेना होता है। तो देखिए जब हमको आईटीआर फाइल करना होता है उसके लिए पेन नंबर रिक्वायर्ड होता है, बिना पेन नंबर के आईटीआर फाइल नहीं हो सकता। सेम वे में टीडीएस डिडक्ट करना होता है तो पहले 10 नंबर रिक्वायर्ड होता है, बिना 10 नंबर के लिए टीडीएस डिडक्ट नहीं हो सकता। 10 की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये जो नंबर होता है आपको सारे चालान, सर्टिफिकेट, रिटर्न्स वगैरह जितने भी टीडीएस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे सब पर आपको ये फर्निश करना होगा। तो जब आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपको इसको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म नंबर 135 आपको फाइल करना होता है, 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 135 होगा। अभी तक जो फॉर्म था 49B फाइल हुआ करता था। अगर आप स्मॉल इंडिविजुअल और एचयूएफ थे जो कि हमने डिस्कस किया था, अगर आप ऐसे पर्सन हैं तो उस वाले केस में आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए गवर्नमेंट वैसे तो स्मॉल इंडिविजुअल और एचयूएफ को रिलैक्सेशन देती है, उनके ऊपर टीडीएस की कंप्लायंस का बर्डन नहीं डालती। 4 केसेस ऐसे होते हैं जहां पर उनको भी टीडीएस डिडक्ट करना होता है, बट गवर्नमेंट इस केस में कहती है कि आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेन से भी उसको डिडक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दे दी है। उसके बाद में यहाँ पे एक बजट 2026 में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई थी। क्या आई थी उसको डिस्कस कर। देखिए जब भी हम किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं तो पहले हमको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, फिर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करना होता है।
अब लेट सपोज एक नॉन रेजिडेंट है जिसकी कोई बिल्डिंग है, कोई फ्लैट है, इंडिया में पड़ा हुआ है, जिसको इंडिया का कोई पर्सन परचेज करता है। अब जब वो उस प्रॉपर्टी को परचेज करता है तो पेमेंट करने के लिए पहले टीडीएस डिडक्ट करना होगा, फिर नेट पेमेंट नॉन रेजिडेंट को करना होगा। अब टीडीएस डिडक्ट करने के लिए वहां इस केस में ऐसे पर्सन को 10 नंबर की एप्लीकेशन देनी होती थी, 10 नंबर लेना होता था। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम होती थी नॉन रेजिडेंट से जब हम कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते थे। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट से मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो, देखो नॉर्मली क्या है कि रेसिडेंट पर्सन अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वहां पर 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये स्मॉल इंडिविजुअल एचएफ में कवर हो जाता है। अब क्या है, नॉन रेसिडेंट से भी अगर आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो वहां पर भी आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं होती। 1 अप्रैल 2026 से ये अमेंडमेंट आई है। तो जिस पर्सन का आप टीडीएस डिडक्ट करोगे आपको उससे उसका पैन नंबर भी लेना होगा। ये जो पैन नंबर है, जैसे 10 नंबर सारे चालान सर्टिफिकेट एंड रिटर्न में कोट होता है, सेम वे में जो पैन नंबर है वो भी सारे चालान सर्टिफिकेट एंड रिटर्न्स में कोट किया जाएगा। अगर सामने वाला पर्सन जो डिडक्टी है वो पैन नंबर देता ही नहीं है या फिर गलत पैन नंबर दे देता है तो इस केस में जो डिडक्टर है वो हायर रेट से टीडीएस को डिडक्ट करता है। तो जो रेट आपको जो टेबल में दे रखी है वो रेट या फिर 20% विच एवर इज हायर, उस रेट से टीडीएस को डिडक्ट किया जाता है। तो लेट सपोज 2% की रेट दे रखी है तो और वो सामने वाला पर्सन जो डिडक्ट है वो पैन नंबर नहीं देता तो 20% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। या किसी एक्सपेंडिचर के लिए 30% की रेट भी दे रखी है टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए, तो 30% की रेट है तो उस वाली केस में 30% हायर है तो 30% की रेट से ही डिडक्टर टीडीएस को डिडक्ट करे। नेक्स्ट है, कुछ केसेस में 0.1% की रेट भी दे रखी है। मैंने आपको बताया था अगर आप गुड्स को परचेज करते हो 50 लाख से ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर जब पेमेंट करते हैं तो उस वाले केस में 0.1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है। इस वाले केस में अगर पैन नंबर नहीं देता डिडक्टी तो 5% की रेट से टीडीएस को डिडक्ट किया जाता है। इस वाले केस में हायर रेट क्या है 5%, 20% नहीं। ठीक है, अब हमारे पास हमने 10 नंबर ले लिया, सामने वाला पर्सन का पैन नंबर ले लिया। अब हमको क्या करना होगा, टीडीएस को डिडक्ट करना होगा। टीडीएस को डिडक्ट कब किया जाता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो जब आप एक्सपेंडिचर सामने वाले पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट करोगे तो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में क्रेडिट करना होता है, या फिर आपने उसको एडवांस पेमेंट किया टाइम से पहले ही तो टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना होता है। तो विच एवर इज अर्लियर पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप स्मॉल इंडिविजुअल और एचयूएफओ रेंट पे कर रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग का, ओके 50,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा, तो इस वाले केस में आपको हर महीने जब आप रेंट पे कर रहे हो तब टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप मार्च के महीने में ही पूरे साल का टीडीएस जितना बन रहा है वो डिडक्ट करके मार्च मंथ का रेंट जो है वो अपने ओनर को पे कर दो। या फिर आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी को ड्यूरिंग द ईयर ही वेकेंट कर देते हो। तो जो आपकी लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी होती है उस महीने आप जितने रहे हो, ठीक है, उतने महीने का टीडीएस डिडक्ट करके फिर नेट जो रेंट है वो पे कर दो। अब टीडीएस आपने डिडक्ट कर लिया, अब वो टीडीएस डिडक्ट करके आपको अपने पास तो नहीं रखना, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। गवर्नमेंट को कब पे करना होता है, मंथली बेसिस पे गवर्नमेंट टीडीएस का अमाउंट आपसे ले लेती है। अप्रैल में जितना भी टीडीएस आपने डिडक्ट किया है 7 मई तक पे करना होता है, मई में जितना टीडीएस डिडक्ट किया है 7 जून तक पे करना होता है, जून में जितना टीडीएस डिडक्ट किया है 7 जुलाई तक पे करना होता है। तो अप्रैल से लेके फरवरी तक आपको पर मंथ जो है नेक्स्ट मंथ की 7th तक आपको टीडीएस का पेमेंट गवर्नमेंट को कर देना होता है। मार्च मंथ जो होता है उसके लिए 7 अप्रैल डेट नहीं है, उसके लिए रिलैक्सेशन है, 30 अप्रैल तक आप पेमेंट कर सकते हो। इन केस ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रिलैक्सेशन दी गई है। क्या रिलैक्सेशन, जिस महीने आप टीडीएस डिडक्ट करते हो उस महीने के एंड होने के 30 दिन के अंदर अंदर तक आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे जिस मंथ आपने डिडक्ट किया उसके अगले महीने की 7 तारीख नहीं है, जिस महीने आपने डिडक्ट किया उसके एंड होने के 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब आपने क्या किया, टीडीएस को डिडक्ट किया, डिडक्ट करने के बाद में मंथली बेसिस पे उसको पे भी कर दिया। अब आपको गवर्नमेंट को क्वार्टरली बेसिस पे एक स्टेटमेंट जिसको हम रिटर्न भी बोलते हैं, टीडीएस का रिटर्न भी गवर्नमेंट को फाइल करना होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि आपने एक क्वार्टर में कितने लोगों का किन किन पैन नंबर पर टीडीएस डिडक्ट किया है। ठीक है, तो अप्रैल मई जून का जो स्टेटमेंट है 31 जुलाई तक फाइल करना होता है, जुलाई अगस्त सितंबर का 31 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 31 जनवरी तक, और जनवरी फरवरी मार्च के केस में 30 अप्रैल नहीं होती, क्योंकि 30 अप्रैल तक तो
टीडीएस को डिपॉजिट करना होता है गवर्नमेंट को। तो इस वाले केस में 1 महीने और आगे 31 मई तक आपको जो स्टेटमेंट है वो फाइल करना होता है कि क्वार्टरली बेसिस पे आपने कितना कितना टीडीएस डिडक्ट किया। स्टेटमेंट के फॉर्म्स होते हैं, पहले जो फॉर्म थे वो अलग हुआ करते थे। 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म नंबर चेंज हो गए, अब आपको न्यू फॉर्म्स याद रखने हैं। सैलरीड पर्सन का जो भी स्टेटमेंट आप फाइल करेंगे फॉर्म 130 में फाइल करेंगे। नॉन सैलरी के जो भी टीडीएस आपने डिडक्ट किए उसके लिए आप स्टेटमेंट जो है वो फॉर्म 140 में फाइल करेंगे। नॉन रेसिडेंट के लिए फॉर्म 144 होता है, और जो स्मॉल इंडिविजुअल और एचयूएफ होते हैं उनके लिए फॉर्म 141 होता है। तो जो स्मॉल इंडिविजुअल और एचयूएफ होते हैं ना, वो क्या होता है, उनका एक स्टेटमेंट कम चालान होता है। तो जब वो क्या करेंगे, अगले महीने की 30 तक जब वो पे करेंगे फॉर्म 141 में पे करेंगे, और यही उनका क्या माना जाएगा, स्टेटमेंट मान लिया जाएगा। अब आपको एक काम और करना होता है, स्टेटमेंट फर्निश करने के बाद में आपको 15 दिन के अंदर अंदर जिस पर्सन का आपने टीडीएस डिडक्ट किया उसको आपको सर्टिफिकेट भी इश्यू करना होता है, एक तरीके से प्रूफ के तौर पर कि आपने उसका जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया था। ठीक है, तो नॉन सैलरी के केस में फॉर्म 131 होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है 131। ये आपको देना होता है कब, जब आपने स्टेटमेंट फाइल कर दिया उसके 15 दिन के अंदर अंदर। सैलरीड पर्सन को आपको क्वार्टरली बेसिस पर नहीं देना होता, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है उसके बाद में जो 15 जून आती है तब तक आपको देना होता है। तो सैलरीड पर्सन के लिए पहले फॉर्म 16 होता था, अब वो फॉर्म 130 हो जाएगा। अगर स्मॉल इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस को डिडक्ट कर रहे हैं तो उस वाले केस में फॉर्म 132 जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नंबर 132, ये इश्यू करना होता है 15 दिन के अंदर अंदर, जब वो क्या करते हैं, चालान कम स्टेटमेंट फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं। अब क्या है कि आपके टीडीएस सर्टिफिकेट जो आपने फर्निश किया था, इसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, आपने 10 नंबर गलत डाल दिया, पैन नंबर गलत डाल दिया, कोई अमाउंट गलत आपने डाल दिया, तो आप अपने टीडीएस स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। जैसे आईटीआर फाइल करते टाइम कोई गलती हो जाती है तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं ना, ऐसे ही टीडीएस स्टेटमेंट को भी रिवाइज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, 1 अप्रैल 2025 से पहले आप अपने टीडीएस स्टेटमेंट को अनलिमिटेड टाइम तक रिवाइज कर सकते थे। 1 अप्रैल 2025 से अमेंडमेंट आई जहां पर टाइम लिमिट बता दी गई कि 6 साल तक ही आप अपने स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकते हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने चेंज कर दिया है, अब इसने बोला है कि आप 2 साल तक ही अपने स्टेटमेंट को रिवाइज कर पाएंगे। तो अब टाइम लिमिट और कम कर दी गई है। तो आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के क्वार्टर 1 से क्वार्टर 3 तक के जो स्टेटमेंट है उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2026 है। ठीक है, तो ये लास्ट डेट है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के क्वार्टर 1 से 3 तक का अगर आपको स्टेटमेंट रिवाइज करना है तो ये लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2026 से ये वाले जो क्वार्टर के स्टेटमेंट आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपके ऊपर टीडीएस की कंप्लायंसेस आती हैं, पहले आपको 10 नंबर लेना होता है, सामने वाले पर्सन का जिसका टीडीएस डिडक्ट करना है उसका पैन नंबर लेना होता है, फिर आपको टीडीएस को डिडक्ट कर लेना होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। डिडक्ट करने के बाद में मंथली बेसिस पर जिस महीने आपने डिडक्ट किया उसके अगले महीने की 7 तारीख तक गवर्नमेंट को पे कर देना होता है। फिर आपको हर एक क्वार्टर में, एक क्वार्टर जैसे ही एंड होता है उसके अगले महीने की जो 31 होती है तब तक आपको एक स्टेटमेंट भी जो है गवर्नमेंट को फर्निश करना होता है। स्टेटमेंट का फॉर्म होता है, अपना रेलिवेंट फॉर्म सेलेक्ट कीजिए और स्टेटमेंट को फर्निश कीजिए। जैसे ही स्टेटमेंट फर्निश कर देते हैं तो उसके 15 दिन के अंदर जिस पर्सन का आपने टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया उसको सर्टिफिकेट इश्यू करना होता है। सैलरी वाले केस में आपको क्या होता है, पूरे साल एंड होने के बाद में 15 जून तक सर्टिफिकेट देना होता है, और अगर स्टेटमेंट में कोई गलती है तो आप उसको 2 साल के अंदर अंदर रिवाइज भी कर सकते हैं। ये पूरी कंप्लायंसेस एंड रिपोर्टिंग हो गई। अगर आप टीडीएस की कंप्लायंसेस नहीं करते उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, थर्ड पार्ट है हमारा वीडियो का, उसको समझते हैं। तो देखिए, पहला क्या डिफॉल्ट है कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, आपने डिडक्ट ही नहीं किया, या फिर डिडक्ट करके अपने पास रख लिया, उसको गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट आपको पे करनी होगी। तो टीडीएस नॉट डिडक्टेड, ये जो है ना सेक्शंस, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं सेक्शंस वगैरह कौन कौन से रेलिवेंट सेक्शन है। मैंने आपको सेक्शन बताए नहीं है बट पीपीटी में लिखे हुए हैं, तो मैं वहां पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो टीडीएस की रेट है, अगर आप टीडीएस को डिडक्ट नहीं करते हैं तो आपको क्या करना होगा, जब आप डिडक्ट करेंगे इंटरेस्ट के साथ डिडक्ट करना होगा। इंटरेस्ट की रेट क्या है, 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ की पीरियड, कितने महीने की इंटरेस्ट आपको लगेगी, जब आपको डिडक्ट करना चाहिए था तब से लेके जब आपने उसको एक्चुअली डिडक्ट किया।
एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स सपोज 50,000 रुपए का टीडीएस था जो कि डिडक्ट करना था। कब डिडक्ट करना था? 10 अप्रैल को डिडक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने उसको 25 जून को डिडक्ट किया। अब आप क्या क्या होगा? अब आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगी। कितनी? अप्रैल, मई, जून, ठीक है, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ की इंटरेस्ट भी यहाँ पर लगती है। तो यहाँ पर 50,000 रुपए पर 1% की रेट से 3 महीने की इंटरेस्ट लग जाएगी, 1,500 रुपए आपको पे करनी होगी। दूसरा डिफॉल्ट क्या है? आपने टीडीएस डिडक्ट किया, अब डिडक्ट करने के बाद में आप गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो आपको यहाँ पर भी इंटरेस्ट पे करनी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है? 1.5%, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा डिफॉल्ट है, आप डिडक्ट ही नहीं करते हो। ये हो सकता है कि आपको पता नहीं था कि आपके ऊपर टीडीएस की कंप्लायंसेस हैं, तो 1% की रेट से, बट डिडक्ट तो कर लिया, बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो ये और भी बड़ा डिफॉल्ट है, जहां पर गवर्नमेंट 1.5% की रेट से टीडीएस आपसे, इंटरेस्ट आपसे लेती है। ठीक है, कब से? जब आपने डिडक्ट किया तब से लेके जब आपने गवर्नमेंट को एक्चुअल पे किया, इतने टाइम की इंटरेस्ट आपको देनी होती है। लेट्स सपोज 10 जुलाई को आपने डिडक्ट किया था, ठीक है, तो जुलाई के बाद में आपको इसको 7 अगस्त तक पे करना चाहिए था, बट आपने पे कब किया? 20 सितंबर को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने की इंटरेस्ट आपको 1.5% की रेट से 40,000 रुपए जो टीडीएस का अमाउंट है उस पर आपको 1,800 रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करना होगा। इसके बाद में आपके ऊपर असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है अगर आप डिडक्शन में या फिर पेमेंट में डिफॉल्ट कर देते हैं। कितना? 100% ऑफ द अमाउंट नॉट डिडक्टेड और नॉट पेड। इसके बाद में प्रोसिक्यूशन मतलब जेल भी आपको हो सकती है अगर आप क्या करते हैं, टीडीएस डिडक्ट करके अपने पास रख लेते हैं इंटेंशनली, आप गवर्नमेंट को पे ही नहीं करते, मतलब आप टीडीएस की चोरी कर रहे हैं, तो इस केस में आपको जेल भी हो सकती है। कितनी? 3 महीने से लेके 7 साल तक की जेल हो सकती है फाइन के साथ में। उसके बाद में एक्सेप्शन है, आपको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, मतलब आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते या डिडक्ट करके पे नहीं करते तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट माना जाता है, ठीक है, बट आपको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा अगर सामने वाला पर्सन है वो अपना आईटीआर फाइल करता है और आईटीआर फाइल करते टाइम जो इनकम है उसको वो शो कर देता है, जिस पर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया उसको वो शो कर देता है, उस पर जो टैक्स बन रहा था वो टैक्स अपना वो पे भी कर देता है, तो इस केस में आपको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। बट क्योंकि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो इंटरेस्ट तो आपको पे करनी होगी। इंटरेस्ट होती है एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से। और ड्यूरेशन क्या होता है? जब आपको डिडक्ट करना चाहिए था तब से लेकर जब जो डिडक्टी है अपना रिटर्न ऑफ इनकम, अपना आईटीआर फर्निश करता है, इतने पीरियड की इंटरेस्ट बस आपको देनी होगी, बाकी आपके ऊपर पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन वगैरह के प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। और जो दूसरी 1.5% वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना, नॉट पेड वाली, वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके बाद में क्या होता है कि अगर आप डिडक्ट नहीं करते या डिडक्ट करके पे नहीं करते तो यहाँ पर आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी डिसअलाउ हो जाता है अंडर सेक्शन 35। ये पीजीबीपी का सेक्शन है। तो अगर आपको रेसिडेंट को पेमेंट करना होता है, कोई खर्चा करना होता है और सामने वाला पर्सन जो डिडक्ट है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, और आप क्या करते हो, टीडीएस डिडक्ट नहीं करते या डिडक्ट करके पे नहीं करते, तो आपका 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है, वो आप अपने पीएनएल अकाउंट में शो नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, आपका जो एक्सपेंडिचर है कम हो जाएगा, जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। और सामने वाला पर्सन अगर नॉन रेसिडेंट है तो 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, वो एक्सपेंडिचर आपको पीएनएल में शो करने नहीं दिया जाएगा, जिससे आपका टैक्स इंक्रीज हो जाएगा। बट आप क्या करते हो, जिस साल फिर इसको डिडक्ट कर लेते हो या पे कर देते हो गवर्नमेंट को, उस साल फिर ये एक्सपेंडिचर आपको उस साल अलाउ हो जाता है, ये वाला भी और ये वाला भी। बट अगर सैलरी वाले पर्सन को, नॉन रेसिडेंट है जिसको आपको सैलरी का पेमेंट करना है और इस केस में आपने टीडीएस का डिफॉल्ट किया, तो ये आपका एक्सपेंडिचर फिर कभी भी अलाउ नहीं होता, ये हमेशा डिसअलाउ ही रहता है। तो नॉन रेसिडेंट को सैलरी पे कर रहे हैं, बहुत ध्यान से पे करनी है, क्योंकि इस साल अगर आपने पे नहीं, टाइमली पे नहीं किया तो वो हमेशा के लिए डिसअलाउ हो जाता है। उसके बाद में सेकंड डिफॉल्ट क्या है कि आप स्टेटमेंट को फर्निश नहीं कर रहे हो, तो जितने दिन आप फर्निश नहीं करते हो 200 रुपीज पर डे की आपको लेट फीस पे करनी होती है। असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है, जो कि आपको 10,000 से लेके 1 लाख रुपीज तक जा सकती है। उसके बाद में टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करना होता है, आपने उसमें डिफॉल्ट करा तो यहाँ पे 500 रुपए पर डे की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। पहले 100 रुपीज पर डे की लेट फीस होती थी, अब इसको बढ़ाकर 500 रुपए पर डे की पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आप 10 नंबर में डिफॉल्ट कर देते हो, गलत 10 नंबर फर्निश कर देते हो, तो उस वाले केस में असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है 10,000 रुपए तक की। ये इंटेंशनली अगर आप कर रहे हो उस केस में। इसके बाद कुछ सर्टिफिकेट्स भी होते हैं
टीडीएस के अंदर जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर लोअर और नील टीडीएस सर्टिफिकेट। तो देखिए होता क्या है कि आपकी जो एक्सपेंडिचर है, बिजनेस और प्रोफेशन का एक्सपेंडिचर है, और वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गया, तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। अब लेट सपोज सामने वाला जो पर्सन है डिडक्टी है, उसकी कोई और इनकम है ही नहीं, उसकी वो ही इनकम है, तो उसका तो टैक्स बन ही नहीं रहा, या टैक्स बन रहा है बट बहुत कम बन रहा है, और आप जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो वो ज्यादा डिडक्ट कर रहे हो। तो इस केस में डिडक्टी जो है वो क्या कर सकता है, असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा जो टीडीएस है वो काफी ज्यादा डिडक्ट हो रहा है, जबकि मेरी इनकम जो है वो काफी कम है, मेरा टैक्स नहीं बन रहा, या बन रहा है तो कम बन रहा है। असेसिंग ऑफिसर जो है जेन्युइननेस ऑफ रिक्वेस्ट को देखेगा, अगर रिक्वेस्ट जेन्युइन है तो असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है, उस सर्टिफिकेट पर रेट लिख देता है कि इस रेट से इस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ये जो सर्टिफिकेट होता है 1 साल के लिए वैलिड होता है। असेसिंग ऑफिसर चाहे तो इस सर्टिफिकेट को बीच में कैंसिल भी कर सकता है। तो इस केस में क्या है कि अगर डिडक्टी आपके पास आता है और आपको वो सर्टिफिकेट शो करता है कि देखो मेरे पास तो सर्टिफिकेट है जिसमें लोअर रेट से टीडीएस डिडक्ट करने के लिए बोला गया है, तो आपको जो सर्टिफिकेट पर रेट दी हुई होती है उससे टीडीएस डिडक्ट करना होता है। बजट 2026 ने इसमें भी चेंज किया है। अब ये जो एप्लीकेशन है आपको असेसिंग ऑफिसर को देने की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल 2026 से आप खुद से इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो असेसिंग ऑफिसर का इंटरफेरेंस इससे खत्म होने वाला है। अब जो नया फॉर्म है 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 128 हो जाएगा। पहले फॉर्म 13 हुआ करता था। इसके बाद है डिक्लेरेशन फॉर नॉन डिडक्शन। तो नॉन सीनियर सिटीजन के केस में क्या है कि अगर आपने बैंक में एफडी करा रखी है और उस एफडी पर आपको 50,000 रुपए महीने से ज्यादा की इंटरेस्ट मिलती है, तो बैंक आपका 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। बट लेट सपोज आपकी जो टोटल इनकम है वो 4 लाख रुपए तक की है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट के अंदर अंदर आ रही है, जिस पर आपका कोई टैक्स बन ही नहीं रहा, तो आप 1 अप्रैल 2026 से बैंक के पास जाकर फॉर्म 121 फाइल कर सकते हैं, और इसके बाद में बैंक आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। सेम केस में अगर आप सीनियर सिटीजन है और 1 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी इंटरेस्ट अगर आपको मिलती है, तो बैंक को ऊपर लायबिलिटी आती है कि वो 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करती है। बट सीनियर सिटीजन के केस में अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक की है जिस पर कोई टैक्स ही नहीं बन रहा, तो इस केस में भी आप फॉर्म 121 जो है बैंक को सबमिट कर सकते हैं। बैंक आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। पहले जो फॉर्म थे वो अलग अलग हुआ करते थे, अब एक ही फॉर्म कर दिया गया है। अगर आपको इस फॉर्म 121 को समझना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक आपको आई कार्ड में दिख रहा होगा, वो वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस फॉर्म के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के केस में। तो अगर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, मतलब आपकी एज 75 साल या फिर उससे ज्यादा है, आपको केवल पेंशन से इनकम हो रही है और बैंक की इंटरेस्ट आपको मिल रही है, और ये एक ही बैंक में आपकी इनकम आ रही है, तो इस केस में भी आप बैंक के पास जाकर फॉर्म 125 फाइल कर सकते हैं। पहले ये फॉर्म 12BBA हुआ करता था। तो इस केस में आपको अपना आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, बैंक ही आपका आईटीआर फाइल करेगी, और कोई टैक्स बन रहा होगा तो आपके अकाउंट से डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देगी। इसके बाद ये 2 फॉर्म होते हैं नॉन रेसिडेंट के केस में। तो अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को कोई पेमेंट कर रहे हो, मतलब जैसे लेट्स सपोज कोई फादर है और अपने नॉन रेसिडेंट सन के लिए कोई पेमेंट भेजते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म 145 फाइल करना होता है। पहले फॉर्म 15CA होता था, तो मतलब इसमें इस पेमेंट की डिटेल देनी होती है, कितना पेमेंट है, किस पर्पज के लिए भेजा जा रहा है। ओके, अगर आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो नॉन रेसिडेंट को, ठीक है, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और वो उसकी इनकम है जिस पर उसको इंडिया में टैक्स पे करना है, तो इसके लिए आपको सीए से सर्टिफिकेट भी लेना होता है जिसमें उस पेमेंट की सारी डिटेल होती है। तो अब ये जो फॉर्म है वो 146 होता है, पहले जो है फॉर्म 15C भी हुआ करता था। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था टीडीएस के बारे में, ऑल इन वन वीडियो थी, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं टीडीएस से रिलेटेड। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो, हेल्पफुल हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।